अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन है आपका तो आप कीजिएगा। एनी क्वेश्चन? ओके जी, ये मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जरा क्वेश्चंस को। ये पीआरएस का फॉर्मेट तो कल डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने इसमें बेसिकली देखना क्या होता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एडजस्टेबल नेचर की है और कौन सी ऐसी है जो नॉन एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल हर वो आइटम होती है जो बैंक स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कर चुका है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, और नॉन एडजस्टेबल हर वो एडजस्टेबल आइटम हर वो आइटम नॉन एडजस्टेबल आइटम वो है जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन बैंक स्टेटमेंट ने अभी रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। सबसे पहला काम क्या देखना होता है कि रिक्वायरमेंट। देखिए वो लिखता है विदाउट वर्कआउट एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2015 फॉर अहमद रजा एंड को। ओके, अब इसमें अब वो दो चीजें बनानी है, एक एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और एक आपने बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आपने इसमें से नॉन एडजस्टेबल आइटम आइडेंटिफाई करनी, क्योंकि बाकी सारी एडजस्टेबल होती है। अगर मैं क्योंकि मैंने आपको बताया था तीन चीजें ऐसी हैं जो नॉन एडजस्टेबल हैं: अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स और बैंक एरर। इसके अलावा जितनी आइटम आएंगी वो एडजस्टेबल है। अब ये क्वेश्चन वन ये स्टार्ट जो करेंगे, ये जरा आसान क्वेश्चन, आहिस्ता आहिस्ता उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम नजर आएंगी आपको। On 31st December 2015, the bank column of Ahmed Raza and Co. cash book showed a debit balance of 20,000। देखें, ये कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस है यहाँ तक, ठीक है, और ये 20,000 डेबिट है। जबकि मंथली बैंक स्टेटमेंट रिटर्न अप टू 31st December showed a credit balance of 36,2,000। अब इसमें मुझे कोई इशू नहीं है कि एक बैलेंस डेबिट है और एक बैलेंस हमारा क्रेडिट है, क्योंकि वो टैली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 20,000, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 36,200, जो दोनों रिकंसाइल नहीं कर रहे। On checking the cash book with the bank statement, it was discovered the following transaction had not been entered in cash book। ठीक है, अब हमने देखना है कौन ये कह रहा है कि जो नीचे जो ट्रांजैक्शन दी है ये कैश बुक में एंटर नहीं हुई। भाई वेरी सिंपल, जो वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में एंटर नहीं हुई, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, वो सारी हमारी एडजस्टेबल नेचर की होती हैं। यानी इसका मतलब कैश बुक में ये रिकॉर्ड करने वाली है। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये कौन सी हैं, लेकिन ये याद रखिएगा नॉट बिन एंटर्ड, ये क्लियर है, ये हमारी सारी की सारी एडजस्टेबल है। लेकिन इससे नीचे देखते हैं, फर्दर चेक रिवील द फॉलोइंग टू आइटम्स: two checks drawn in favor of Mr. Akbar for 3,500 and Mr. Adnan for rupees 3,000 had been entered in cash book, had not been presented for payment। ठीक है जी, अब बताइएगा ये कौन सा चेक है? अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, तो ये मेरे नॉन एडजस्टेबल आइटम हुई। Cash and checks amounting to 5,000 had been paid into the bank but were not credited by the bank। ये कौन सा अमाउंट है? अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड। तो ये जो दो अमाउंट्स आ रही हैं ये नॉन एडजस्टेबल है। जो नॉन एडजस्टेबल आइटम होंगी ये सारी की सारी हमारी ट्रांसफर होंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, और जो एडजस्टेबल है वो सारी हमारी रिवाइज्ड कैश बुक में आएंगी। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, अहमद रजा एंड को। रजा एंड को
सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक। अब इसका पूरा फॉर्मेट देखिएगा, इसके दो फॉर्मेट हैं, टी अकाउंट और स्टेटमेंट अकाउंट। अब इसको टी फॉर्मेट में बनाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अहमद, पहले नेम ऑफ द बिजनेस अहमद रजा एंड को, दूसरी लाइन में आएंगे और सेकंड लाइन पे हम लिखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं या कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, एडजस्टेड कैश बुक या रिवाइज्ड कैश बुक, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। और as at 31st December 2015, as at 31st December 2015, ये टी अकाउंट में हम बना रहे हैं पहले स्टेप में। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लेकर आना है। अब देखें ऑन 31st दिसंबर, जो चीज प्लीज समझ ना आए वहीं से मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। मैं अभी स्लो इसलिए चल रहा हूँ शुरू के क्वेश्चंस में ताकि ये चीज अंडरस्टैंड कर लें आप लोग। At 31st December 2015, the bank column of Ahmed Raza and Co. cash book showed a debit balance of 20,000। और अब आप जरा मेरी हेल्प कीजिएगा, बताइएगा कि ये बैलेंस किस साइट पे लिखूं 20,000 का। जी, अब्दुल मोइज मुगल जी, फिर से आप बता दीजिएगा। डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस है तो आप इसको डेबिट साइड पे ही लिखोगे, ठीक है। 20,000 ये मेरा डेबिट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा बैलेंस बीडी। अब मैं एडजस्टेबल ट्रांजैक्शंस की तरफ आता हूँ और अब आपने केयरफुली देखना है और मुझे बताना है, मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। इट डजेंट मैटर कि आप गलत बता रहे हो, क्योंकि गलत बताओगे तो मैं करेक्शन करूंगा और आपने बताना है कि ये कहाँ आएंगे। सबसे पहले वो लिख रहा है जी, डिविडेंड ऑफ रुपीज 3400 हैड बीन पेड डायरेक्टली टू द बैंक, ठीक है। डिविडेंड ऑफ रुपीज 3400 हैड बीन पेड डायरेक्टली टू द बैंक। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, ऊपर हेडिंग दी है हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, ये कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस पूरी स्टेटमेंट को मैं इस तरह भी पढ़ सकता हूँ, डिविडेंड ऑफ 3400 हैड बीन पेड डायरेक्टली टू द बैंक बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है जी। जी अब्दुल मोइज बताइएगा ये किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे लूं या क्रेडिट साइड पे? सर उसका माइक का इशू है। अच्छा, माइक का इशू है, कोई बात नहीं। इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट अफकारुल हक, आप बताइएगा। सर ये क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि पेमेंट हुई हुई है। अच्छा, पेमेंट हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन किया, मुझे मालूम था कि आप ये मिस्टेक करोगे आप लोग। देखो, पेड का लफ्ज देकर आपने पेमेंट ले ली, ऐसा नहीं करना बैंक रिकंसिलिएशन में। हैड बीन पेड डायरेक्टली टू द बैंक, हैड बीन पेड डायरेक्टली टू द बैंक। पहले तो ये देखो ये डिविडेंड होता क्या है, ये चीज समझना जरूरी है। देखो, डिविडेंड इज अ प्रॉफिट which is distributed by the company to its shareholders। मिसाल के तौर पे अहमद रजा एंड को, जिसका हम काम ये अकाउंट बना रहे हैं, जिसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। अब जब कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो जब वो 6 महीने गुजरते हैं तो बैंक कंपनी डिविडेंड देती है। अब जब कंपनी डिविडेंड देगी तो डिविडेंड के से पहले आप अपने अकाउंट डिटेल जो है वो कंपनी को देते हैं। कंपनी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ये रकम जमा करा देती है। तो ये जो वर्ड है ना पेड, इसका मतलब है कंपनी ने हम बैंक को पे किया डायरेक्टली टू द बैंक। तो जो बैंक को पे कर रहा है वो हमारे अकाउंट के लिए पे कर रहा है। इट इज नॉट अवर पेमेंट, इट इज अवर रिसीट। डिविडेंड जो है ये हमारी रिसीट होगी और रिसीट हम डेबिट साइड पर लेकर आएंगे। आप समझ आ गई बात? अब ये डिविडेंड जो है वो यहाँ लाएंगे, यस सर। ठीक है। इसलिए आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अभी आपने बताया तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो
अब मैं एक एक स्टूडेंट से पूछूंगा एक एक ट्रांजैक्शन, कोई बात नहीं, गलत होगी तो क्या होगा, अंडरस्टैंड तो करोगे ना कि ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ बाद में, पहले जरा देख लीजिएगा ट्रांजैक्शन को गौर से। A credit transfer, custom and excise refund of 1500 had been collected by the bank. ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर, custom and excise refund of 1500 has been collected by the bank. अहमद नियाज आप बताइएगा। सर डेबिट साइड पे आएगा। जी डेबिट साइड पे आएगा, ये भी हमारी रिसीट है। देखो क्रेडिट ट्रांसफर बैंक के पॉइंट ऑफ से क्रेडिट है, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ से ये डेबिट है। अगर यहाँ से भी नहीं पता लगता तो कोई बात नहीं। कस्टम एंड एक्साइज रिफंड मिला है और हैज बीन कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखो अगर आप कोई गवर्नमेंट से रिफंड लेते हो तो आपको वो कैश में तो नहीं देगी, आपके अकाउंट में जाएगा, तो वो हैज बीन कलेक्टेड बाय बैंक। जो बैंक कलेक्ट कर रहा है वो हमारे बिहाफ पे कर रहा है, हमारे अकाउंट में ऐड कर रहा है, तो इट अगेन इट इज अवर रिसीट, ठीक है। और ये वर्ड यहाँ से भी पता लग जाएगा रिफंड, ये हम रिफंड नहीं कर रहे, रिफंड कलेक्टेड बाय बैंक। अगर हम रिफंड कर रहे होते तो रिफंड पेड बाय बैंक होता है, ठीक है। तो ये 1500 हमारी रिसीट हो जाएगी और रिसीट डेबिट साइड पे आएगी, और यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टम एंड एक्साइज रिफंड। सर एक दफा फिर समझा दें। दोबारा समझा देता हूँ, ये ट्रांजैक्शन को फिर देखिएगा। क्रेडिट ट्रांसफर, ठीक है, कस्टम एंड एक्साइज रिफंड ऑफ 1500 हैज बीन कलेक्टेड, हैड बीन कलेक्टेड बाय बैंक। इसके दो हिस्से हैं, पहले हिस्से को गौर से देखें, क्रेडिट ट्रांसफर, बस आगे डैश लगी हुई है। एक होता है डेबिट ट्रांसफर और एक क्रेडिट ट्रांसफर। अगर बैंक मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है ना तो वो क्रेडिट कर रहा है, उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। अगर बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है उसको हम कहते हैं डेबिट ट्रांसफर, यानी इसका मतलब कि बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट किया है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि बैंक क्रेडिट करता है उसको जो रिसीट होती है और डेबिट करता है उसको जो पेमेंट्स होती है, ठीक है। तो ये हमारी रिसीट यहीं से पता लग रहा है। लेकिन आगे देखिएगा, कस्टम एंड एक्साइज रिफंड ऑफ 1500, आपका कस्टम और एक्साइज का रिफंड है 1500 का, हैड बीन कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो जो बैंक कलेक्ट कर रहा है वो हम नहीं पे कर रहे। अगर ये वर्ड होता है ना बैंक रिकंसिलिएशन में कलेक्टेड बाय बैंक वगैरह, तो ये बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा होता है, यानी ये हमारे अकाउंट में आएगा। तो ये 1500 मेरा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसलिए मैं इसको डेबिट करूंगा, ये मेरी रिसीट बन गई। समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट आइएगा, बैंक चार्जेस ऑफ 1300 हैड बीन डिडक्टेड बाय द बैंक। अलिया कंवल आप बताइएगा। क्रेडिट होगा सर। क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक चार्जेस ऑफ 1300 हैड बीन डिडक्टेड, ये तो क्लियर है, बैंक ने 1300 रुपए हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लिए। जब बैंक डिडक्ट करेगा तो मेरा बैलेंस कम होगा, तो ये पेमेंट है, और दिस पेमेंट शैल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा, रिफंड की मैंने अमाउंट नहीं लिखी, वो लिख लीजिएगा 1500, ये 1500 आ गया। और उसके बाद अभी हमने बात की बैंक चार्जेस की, और बैंक चार्जेस हैं हमारे पास 1300, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। जी, अब नेक्स्ट आइएगा ट्रांजैक्शन। A direct debit of rupees 1400 for trade subscription had been paid by the bank. Had been paid by the bank. Direct debit of 1400 for trade subscription had been paid by the bank. जी अमान वहीद आप बताइएगा इसको क्या करेंगे? सर ये पेमेंट है हमारे लिए, पेमेंट है। और अगेन आप जरा देखिएगा, डायरेक्ट डेबिट का वर्ड, जो डेबिट का वर्ड आ रहा है डायरेक्ट डेबिट, तो यानी बैंक ने डेबिट किया हमारे अकाउंट को। क्यों किया है? डेबिट का मतलब पेमेंट की है। फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन हैड बीन पेड बाय द बैंक, ठीक है। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप ये 1400 जो है हमारे अकाउंट में से पे कर दें, तो ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन जो है वो बैंक हैड बीन पेड बाय बैंक। अच्छा, अब यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये पहले जो लफ्ज आया था पेड टू द बैंक था, ये बैंक को पे किया गया था, ये रिसीट थी।
अब पेड बाय द बैंक का मतलब है बैंक अगर पे कर रहा है तो हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है, तो ये हमारी पेमेंट होगी। और पेमेंट आएगी, बिल्कुल सही आपने बताया, क्रेडिट साइड पे। और यहाँ मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन, और जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ रही है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1400। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखिएगा ट्रांजैक्शन, a standing order of rupees 2500 for Ahmed Raza and Co's loan repayment had been paid by the bank। अब स्टैंडिंग ऑर्डर था 2500 का, अहमद एंड को के लोन रीपेमेंट थी, हैड बीन पेड बाय द बैंक। जी आयशा मेहरबान बताइएगा इसको क्या करें। जी रिसीट है पेमेंट, आपकी आवाज नहीं आई, चले फिल्जा आप बता दीजिए। पेमेंट, ठीक है। कल भी मैंने आपको समझाया था स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जहां आप बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस डेट को मेरे ये पेमेंट कर दीजिएगा। जब कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो लोन की हर महीने जैसे पेमेंट होती है, तो आप हर दफा बैंक को नहीं कहेंगे पेमेंट कर दो, एक दफा स्टैंडिंग ऑर्डर इशू कर देते हैं, उस डेट को हर दफा बैंक मेरे अकाउंट में से पे करता रहता है। और अगेन ये वर्ड देखिएगा, पेड बाय द बैंक, ये बैंक ने पे किया है। तो ये जो 2500 की अमाउंट है ये पेमेंट है, और पेमेंट क्रेडिट साइड पर आएगी लोन रीपेमेंट और 2500। ओके, उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है अहमद रजा एंड को's डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 1500 वाज ट्रांसफर्ड टू हिज करंट अकाउंट बैलेंस। अच्छा ये ट्रांजैक्शन मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक नया पॉइंट आएगा। लेकिन देखो डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है, जहां पर बिजनेसमैन एक अमाउंट एक खास मुद्दत के लिए बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कह लो, ठीक है। यानी 15,000 रुपए अहमद रजा एंड को ने डिपॉजिट करवाए, वाज ट्रांसफर टू हिज डिपॉजिट अकाउंट से ट्रांसफर टू हिज करंट बैलेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट। और करंट अकाउंट वो होता है जो आपका बिजनेस का अकाउंट होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम जो बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे होते हैं वो करंट अकाउंट की होती है। तो आप जरा गौर से देखें, अहमद रजा एंड को's डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 15,000 was transferred into his current account balance। तो करंट अकाउंट बैलेंस में अमाउंट आ रही है, was transferred into his बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि करंट अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो चूंकि ट्रांसफर हो रही है बैंक करंट बैंक अकाउंट को, तो इसलिए मेरी ये रिसीट होगी, करंट बैलेंस बढ़ेगा तो 15,000 में डेबिट साइड पे लिखूँ, ठीक है। और ये ट्रांसफर हो रहा है डिपॉजिट अकाउंट से, यानी डिपॉजिट अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं और करंट अकाउंट में बढ़ रहे हैं। आप चूंकि बैंक रिकंसिलिएशन करंट अकाउंट की कर रहे होते हो, इसलिए हम उसके पॉइंट से सोचेंगे, ठीक है। जैसे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, अब सारी की सारी एडजस्टेबल आइटम हो चुकी है, नीचे जो दो आ रही है ये नॉन एडजस्टेबल आइटम है, वो यहाँ नहीं लेंगे। अब इसको प्लस कर लें, पहले इसको बैलेंस कर लीजिएगा, इसको बैलेंस करें तो इसका टोटल कितना आता है जी, 20,000, 35, 38, 39,900, ये टोटल आया। अब ये 39,900 जो आ रहा है, इसमें से हम ये अमाउंट जो ऊपर सम आ रहा है इसको माइनस कर देते हैं, ये आएगा 234,000, 5,200, तो लेस किया तो 34,700 की अमाउंट आ गई। दिस इज अ बैलेंस। अच्छा ये जो बैलेंस आ रहा है ये एनी स्टूडेंट, ये डेबिट है या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है। डेबिट, क्योंकि क्रेडिट साइड पे जो लिखा जाता है क्लोजिंग बैलेंस, ये असल में डेबिट बैलेंस है। अच्छा अब ये बैलेंस 34,700 तो आ गया, लेकिन आप देखिएगा बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो अब भी 36,200 है, यानी वो इससे टैली नहीं कर रहा। तो क्यों? क्योंकि अभी भी नॉन एडजस्टेबल आइटम हमने नहीं ली। अब मैं दूसरा हिस्सा बनाता हूँ इसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अहमद रजा एंड को
अहमद रजा एंड को उसी तरह हेडिंग देंगे और दूसरी लाइन पे मैं पूरा लिखूंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। as at 31st December 2015, और ये स्टेटमेंट फॉर्म में मिलाऊंगा। अच्छा, यहां मैं स्टार्ट करता हूं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट के जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 36,200। सो टेल मी वेदर इट इज अ फेवरेबल बैलेंस और एडवर्स बैलेंस। सर फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल। और जैसे मैंने कहा था कि फेवरेबल को हम प्लस में लिखेंगे, तो ये 36,200 मैंने प्लस में लिखा। एडवर्स होगा तो माइनस में लिखे, लेकिन ये याद रखिएगा, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अब उसके बाद अब दो चेक्स आ रहे हैं। अब आपने बताना है कि इसको क्या करेंगे। पहला आ रहा है 2 checks drawn in favor of Mr. Akbar for 3,500 and Mr. Adnan of 3,000 had been entered in cash book but had not been presented for payment। ये तो आपसे मैंने पूछा था और आप लोगों ने कहा अनप्रेजेंटेड होगा। तो अब सिर्फ मायरा सोहेल आप मुझे ये बताइएगा कि इसको मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूँ। वैसे तो ये डेबिट है पर हम इसको लेस करेंगे। लेस करेंगे, ठीक है, ये डेबिट है, बिल्कुल सही है। ये क्योंकि पेमेंट चेक है ना, पेमेंट चेक होता ही डेबिट है, ये अनप्रेजेंटेड हमेशा डेबिट होगा। और चूंकि ऊपर बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो ये माइनस होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये आपने डेबिट और क्रेडिट को देख के प्लस माइनस डिसाइड कर, अनप्रेजेंटेड चेक्स। और ये वैसे अभी ये मैं लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, ये जो डेबिट क्रेडिट यहाँ लिख रहा हूँ ये हमेशा डेबिट होते हैं। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स हमें दो दिए हुए, तो इसका पूरा तरीका ये होता है कि आप दोनों लिखोगे, लिस्ट डाउन करोगे। मिस्टर अकबर 3,500 and that's Mr. Adnan 3,000। Mr. Adnan 3,000। अब इन दोनों को यहाँ लाएंगे तो ये 6,500 की अमाउंट जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलिएगा नेक्स्ट में। चेक कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 5,000 हैड बीन पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये अनक्रेडिटेड है जैसे आपने बताया था। मुबश्शिर आप बताइएगा कि इसको मैं क्या करूं, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट सर। क्रेडिट। जब क्रेडिट करूंगा तो यकीनन ऐड होगा ना, ये ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऐड। ये प्लस माइनस ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अनक्रेडिटेड, बस आपने जो ट्रीटमेंट है वो सही करना, अनक्रेडिटेड अमाउंट्स। और अनक्रेडिटेड अमाउंट जो है वो ये मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्रेडिट। और ये अमाउंट है 5,000, ये 5,000 यहाँ आ जाएगी। अब दो ही ट्रांजैक्शन थी, अब इसको टोटल करते हैं। देखो 36,200 में 5,000 ऐड किया, 41,200, इसमें से 6,500 लेस करें तो ये एग्जैक्टली 34,700 की अमाउंट आ रही है, जो कि आप देख सकते हो इस अमाउंट के इक्वल है। और चूंकि प्लस में आ रही है तो फेवरेबल है, और फेवरेबल बैलेंस बैंक बुक का क्या होता है, डेबिट। इसके सामने मैं बैंक बुक का बैलेंस लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक या एज पर एडजस्टेड कैश बुक, और ये बैलेंस डेबिट हो। सिर्फ ये बैलेंस बेशक एग्जाम में शो करो, ये और ये, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन। इस तरीके से हम बैंक रिकंसिलिएशन तैयार करते हैं। अब ये समझ आई? तो पॉइंट्स पूछना हो तो आप पूछिएगा, एनी स्टूडेंट।
ओके है सर वो एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर बोलिए। ये वैल्यूज के इक्वल तो नहीं आ रही 36,200 के? कौन सी सर ये 34,700। नहीं आ रहा? आप इसको करो जरा, कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा। 36,200 इसमें से माइनस करें 6,500 प्लस करें 5,000 तो 34,700 ही आ रहा है। आप चेक करो। ओके सर मिला रहा हूँ। ठीक है ओके जी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असगर, अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्वियसली इसमें उस तरह जैसे पहले क्वेश्चन में दो चीजें अलग दी हुई थी, यहाँ हमें खुद देखनी पड़ेगी कौन से आपके एडजस्टेबल हैं और कौन से नॉन एडजस्टेबल। अब देखिए अब रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है। कैलकुलेट करेक्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ अस्कर एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30th June 2015। ठीक है जी, वही दो चीजें बनानी है। अब देखो कि स्टार्ट करें। एज एट 30th June 2015 अस्कर कैश बुक ऑफ करंट अकाउंट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। अब ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। अगेन कैश बुक का डेबिट बैलेंस बताइएगा, फेवरेबल होता है एडवर्स? फेवरेबल। फेवरेबल। whereas his bank statement showed a balance of 7280। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बैंक स्टेटमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये डेबिट है या क्रेडिट। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो वो फेवरेबल होता है, क्योंकि जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो फेवरेबल है। ठीक है। He noted the following reasons for the difference between two balances। अब आपसे मैं सिर्फ ये पूछूंगा स्टेटमेंट पढ़ के पहले स्टेप पे कि ये एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल, और जिससे क्वेश्चन करूंगा वही जवाब दीजिएगा। A check of ₹270 drawn by Aslam was incorrectly cleared by bank through this account। जी मुबश्शिर शबीर बताइएगा ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल? सर एडजस्टेबल एक दफा और फिर नॉन पढ़िएगा। देखिए गलती सर किसने की है? नॉन एडजस्टेबल हाँ जी, क्योंकि ये वाज देखो इनकरेक्टली क्लियर। समझ आ गई बात। ये यस सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये नॉन एडजस्टेबल होता है। ठीक है जी। इसी तरह अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं 2500 के मोहम्मद हफ्जा, आप बताइएगा ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल? नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल, ठीक हो गया। अब देखो नॉन एडजस्टेबल मैंने मैक्सिमम 3 चीजें कही थी जिसमें 2 आ चुके हैं। ठीक है आगे आइएगा। अ चेक ऑफ ₹730 फ्रॉम डेटर्स वाज डिसऑनर्ड। जी मुकद्दस आप बताइएगा कि ये क्या है, एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल? आवाज नहीं आई आपकी मुझे। एडजस्टेबल एडजस्टेबल है क्योंकि आपका एक चेक 730 का डेटर से मिला और डिसऑनर हो गया। देखो नॉन एडजस्टेबल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 3 अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स 2 हो गई, और थर्ड डेफिनेटली मैंने अभी बताया बैंक एरर जो इस क्वेश्चन में आई है। इसके अलावा सब एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद पेमेंट साइट ऑफ कैश बुक ओवर स्टेटेड बाय ₹10। जी समन सादी आप बताइएगा। सर ये नॉन एडजस्टेबल है। ये नॉन एडजस्टेबल कैसे आप कह रहे हो नॉन एडजस्टेबल? जरा क्लियर कर दूं मैं आपको। सर क्योंकि नहीं सर ये एडजस्टेबल है। क्योंकि एरर किसने की है? कैश बुक में हुई है ना, कैश कैश बुक ओके। ज्यादा लिखी गई तो ये एडजस्टेबल है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। Asghar had omitted to record standing order payment of ₹100 and bank charges of 420 in cash book। समीर अली जी, समीर अली सुन सकते हैं? शानूर ताहिर एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल? सर ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्ट हो सकते हैं।
जी ये एडजस्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अस्कर हैड ओमिटेड, ठीक है, अस्कर भूल गया टू रिकॉर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 100 एंड बैंक चार्ज इन कैश बुक में वो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो ये एडजस्टेबल होंगे। आगे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स एक्सक्लूडिंग दोज रिटर्न बैक टोटल 6300। ये 6300 के आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं जी। ये एडजस्टेबल होगा, नॉन एडजस्टेबल जी। सिदरा जबीन। आउटस्टैंडिंग चेक हम कहते हैं किसको है? हर वो चेक जिसके अगेंस्ट पेमेंट क्लियर नहीं हुई, ठीक है। अब बेसिकली ये वर्ड याद रखना है, आउटस्टैंडिंग चेक लिखा हो तो ये अनप्रेजेंटेड के लिए यूज होता है, और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट का वर्ड यूज हुआ हो तो ये अनक्रेडिटेड के लिए होता है। ये दो वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अगर ये वर्ड आ जाए आउटस्टैंडिंग चेक्स, क्योंकि आउटस्टैंडिंग दोनों होते हैं, जैसे अक्रूड आपने एक लफ्ज पढ़ा था ना, अक्रूड इनकम भी होती है, अक्रूड एक्सपेंस भी। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ऐसा चेक जिसके अगेंस्ट अभी पेमेंट क्लियर नहीं हुई। अगर आउटस्टैंडिंग चेक हो तो ये अनप्रेजेंटेड कंसीडर होता है। और अगर वर्ड हो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट डिपॉजिट्स को कहते हैं, यानी ऐसे डिपॉजिट्स जो अभी आउटस्टैंडिंग है, LODGMENT लॉजमेंट्स, इसको हम कहते हैं अनक्रेडिटेड। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे न्यू टर्मिनोलॉजी सीखते जाएंगे, ठीक है। ये जरा प्लीज आपने एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो लिहाजा ये आउटस्टैंडिंग चेक जो है, जो अभी आपने क्वेश्चन में पढ़े, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं ये मेरे नॉन एडजस्टेबल होते हैं, यानी BRS में आते हैं। और आखिरी सिकंदर आप बताइएगा कि डिविडेंड डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक, ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल? एडजस्टेबल सर। एडजस्टेबल, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जितना पढ़ा है हमने, मैं नॉन एडजस्टेबल को हाईलाइट कर लेता हूँ, मतलब एग्जाम में आप टिक लगा लोगे। एक तो ये हमें नॉन एडजस्टेबल मिला, इसको मैं रेड कलर में कर रहा हूँ। एक हमें नॉन एडजस्टेबल ये पहला भी मिला था, a check of 270 was incorrectly cleared by bank in this account। और तीसरा ये आउटस्टैंडिंग चेक मिला। इसके अलावा जितने बाकी आपके पास अमाउंट आ रहे हैं जो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट में है ब्लैक कलर में, वो सारी के सारी हमारी एडजस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अस्कर। अब वो मैं 3 लाइनें यूज नहीं कर रहा, अब डायरेक्ट अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो पहले हम बनाते हैं रिवाइज्ड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, करेक्टेड कैश बुक, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैश बुक बनी होती है, बस मैं उसको करेक्ट कर रहा होता हूँ, रिवाइज कर रहा होता हूँ। ले जी, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आगे स्टूडेंट से क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे बताएंगे बैलेंस कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले वो लिख रहे हैं एट 30 जून अस्कर कैश बुक ऑफ करंट अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। वाइज अजहर बताइएगा ये किस साइड पे आएगा कैश बुक पे? डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे, बिल्कुल ठीक है। ये कैश बुक की डेबिट साइड पे आया। बैलेंस BT, आपने शुरू से पार्टिसिपेट कर रहे हो जिस तरह, प्लीज इसी तरह करते रहना, क्योंकि आगे जाकर ये क्वेश्चन जरा आसान नहीं है, मुश्किल होते जाएंगे। तो इसलिए जरा अंडरस्टैंड करना है, वर्डिंग को समझना है। हर चीजें यही होती हैं, वर्डिंग जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट करता है। अच्छा, उसके बाद अब चूंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एडजस्टेबल आइटम लानी है, सिर्फ एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल तो नहीं आएंगी। तो एडजस्टेबल आइटम में पहली आइटम है अ चेक ऑफ 730 फ्रॉम डेटर्स वाज डिसऑनर्ड। गौर से देखिएगा,
अफकारुल हक आप बता दीजिएगा कि ये क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। सर 1 मिनट में पढ़ लूँ। ये पढ़ लीजिएगा। सर जब हमने चेक इशू किया था तब जी from प्लीज आप डिस्कस कर सकते हो मुझसे, कोई मसला नहीं। सर ये जब चेक हमें मिला तब ये डेबिट हुआ, लेकिन अभी डिसऑनर हो गया तो अब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हमने 2 चेक पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था एक चेक हम इशू करते हैं और डिसऑनर होता है। जब हम चेक इशू करते हैं तो पहले क्रेडिट कर चुके होते हैं, अब डिसऑनर हो रहा है तो डेबिट करेंगे। लेकिन ये चेक कौन सा है, चेक ऑफ 730 फ्रॉम डेटर। अच्छा डेटर से आप चेक रिसीव करते हो, इसका मतलब जब आपको रिसीव किया था तो आपने इसको डेबिट किया था और अब ये डिसऑनर हो गया है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा डेटर्स। और ये अमाउंट आएगी 730 की, ये 730 की अमाउंट यहाँ आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये ट्रांजैक्शन हमने ले ली, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। जी नेक्स्ट अहमद आप देखिएगा, अहमद न्याज आप देखिएगा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरस्टेटेड बाय ₹10। सर डेबिट होगा ये डेबिट होगा। देखो बड़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया था, फिर रिवाइज करूंगा। जब वर्ड ओवरस्टेट आ जाए तो इसका मतलब ये ज्यादा लिखा गया है, तो रिवर्स करना है। अगर अंडरस्टेट आ रहा है तो उसी साइड पे रहना है। अब पेमेंट साइड अगर ओवरस्टेट हो रही है तो इसका मतलब है कि मैं डेबिट, पेमेंट क्रेडिट होती है ना, तो क्रेडिट साइड ज्यादा लिखी गई है तो मैं इसको डेबिट करूंगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, यानी ये अमाउंट डेबिट हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट साइड। और यहाँ पर मैं 10 जो है वो डेबिट लिखूंगा। और ऐसी जो अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और ये पेमेंट साइड है, अब ये नहीं पता कि कौन सी चीज है, तो हम इसके लिए सस्पेंस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये आगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। लेकिन अगर आप पेमेंट भी लिख देते हो तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आइएगा जी, अलिया कंवल आप देखिएगा, असगर हैड omitted टू रिकॉर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ ₹100 एंड बैंक चार्जेस ऑफ 420 इन कैश बुक। क्रेडिट। क्रेडिट, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट होंगी कि ये दोनों पेमेंट्स हैं, एक स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है और एक बैंक चार्जेस है, और कैश बुक में ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ओमिटेड, ये ओमिट हो गई है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जो आ रही है, ये 2 ट्रांजैक्शन दोनों क्रेडिट साइड पे आएंगी। और पहले मैं लिखूंगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट कितनी है, 100 की, और इसके अलावा बैंक चार्जेस हैं, और बैंक चार्जेस है मेरे पास 420, ये भी क्रेडिट है। जी उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ट्रांजैक्शन, डिविडेंड डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक, अमान वहीद। डिविडेंड डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक, ये आवाज आपकी नहीं आई। सर ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, अच्छा। अभी ये पिछली दफा भी ट्रांजैक्शन आई तो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा भी कर देता हूँ। आयशा आप बताइएगा। जी आयशा। डेबिट। देखो अब जरा मैं अमान आपको क्लियर कर दूं, देखो ये डिविडेंड है, मैंने आपसे पहले भी कहा था डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट होता है। और फिर आगे वर्ड देखते हैं, पेड इनटू द बैंक, इनटू द बैंक, ये बैंक में आ रहा है, ये बैंक पे नहीं कर रहा, पेड इनटू द बैंक, यानी डिविडेंड डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक, डिविडेंड डायरेक्टली बैंक को पे किया गया। तो जो बैंक में रिसीट हो रहा है ये हमारी रिसीट है, और रिसीट हमेशा डेबिट साइड पर आएगी, तो यहाँ डिविडेंड जो है वो मैं डेबिट साइड पे लिखूँ। ठीक है जी, डिविडेंड प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट हमेशा डेबिट ही होता है, रिसीट होती है। और ये है 380।
अच्छा, अब इसके बाद आप देखें तो कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी अनहाइलाइटेड नहीं रही, जो 3 रेड कलर में है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगी। आप इसको टोटल कर लेते हैं। अगेन डेबिट साइड इसकी ज्यादा नजर आ रही है, इसको टोटल करें। 46 और 3 49 और ये पूरा पूरा 5000 का। अब 5000 में से 7 8 9 10 11 12 12 50 लेस करूंगा तो 3750 की अमाउंट आ जाएगी। दिस वन इज बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन में जो बैलेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट का 7280, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये फेवरेबल बैलेंस कंसिडर होगा। तो मैं यहाँ पर फेवरेबल को प्लस में लिखूंगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट। और फेवरेबल बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होता है। ठीक है जी, ये अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, जो स्टूडेंट है। अच्छा, ये 7280 की अमाउंट आ जाएगी, ये 7280। ओके, इससे आगे देखते हैं। हाँ जी, अब आप जरा बताइएगा कि ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा। और फिल्जा आप देखिएगा, चेक ऑफ 270 ड्रॉन बाय असलम was incorrectly cleared by bank through this account। तो ये बैंक एरर है, तो अब मैं इसको क्या करूं? क्रेडिट होगा। क्रेडिट बोला आपने? ठीक। अच्छा, अब मैं इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो, चेक है 270 का, ड्रॉन बाय असलम। हु इज असलम? हु इज असलम? असलम को मुझे नहीं मालूम कौन है। वी आर द असगर, यानी बैंक में एक चेक आया असलम का। ठीक है, बैंक के पास तो कई अकाउंट होंगे ना, उसको असलम के अकाउंट से क्लियर करना चाहिए था, यानी ये पेमेंट असलम के अकाउंट से करनी चाहिए थी, लेकिन गलती से उसने हमारे अकाउंट से पेमेंट कर, क्लियर्ड बाय बैंक थ्रू दिस अकाउंट। हमारे यानी असलम का चेक था, पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से कर दी। तो ये बैंक ने मिस्टेक की, इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया हुआ है, गलती से डेबिट कर दिया हुआ है। अब बैंक जब इसको करेक्ट करेगा तो यानी बैंक ने जो मिस्टेक की थी पहले उसको आइडेंटिफाई करो। अगर वो बैंक ने गलती से डेबिट किया है तो अब जब करेक्ट करेगा तो बैंक हम इसको क्रेडिट कर दें। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि चेक जो है वो हमारा बैलेंस बैंक ने गलती से कम कर दिया, इन सिंपल वर्ड्स। अब बैंक बैलेंस हमारा बढ़ाएगा, जब बढ़ाएगा तो ये क्रेडिट होगा, और क्रेडिट प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एट बैंक has wrongly debited our account। ठीक है जी, डेबिटेड अवर अकाउंट, हमारे अकाउंट को उसने गलती से डेबिट कर दिया। अब बैंक क्रेडिट करेगा, तो क्रेडिट होगा तो ये ऐड हो जाएगा 270, क्योंकि ऊपर भी क्रेडिट है तो क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होगा। ये फेवरेबल सिचुएशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, uncredited checks of rupees 2500, uncredited checks of rupees 2500। जी मायरा, आप बताइएगा ये डेबिट होंगे या क्रेडिट? ये क्रेडिट होंगे, मतलब ऐड होंगे। ऐड होंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर बैलेंस जो है वो क्रेडिट है। इसको भी मैं ऐड में लिख रहा हूँ और यहाँ लिखूंगा अनक्रेडिटेड चेक्स। और ये अमाउंट आ रही है
हाउ मच 2500 2500। अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अच्छा पहले आगे चलिएगा, आखिरी भी देखें। आउटस्टैंडिंग चेक एक्सक्लूडिंग दोज रिटर्न बैक टोटल 6300। जैसे मैंने भी बताया था, आउटस्टैंडिंग चेक रिप्रेजेंट करता है अनप्रेजेंटेड चेक्स को। जी मुबशर, अनप्रेजेंटेड क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। तो ऊपर बैलेंस क्रेडिट है तो इसका मतलब ये लेस हुए, लेस Yes, करूंगा अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक हो गया जी। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो अमाउंट दी हुई है उसने 6300 6300, ये माइनस है। अच्छा पहले इतने हिस्से को मैं टोटल करता हूँ। अब देखिएगा 7280 प्लस 270 प्लस 2500, ये मेरे पास आ रहा है 10050 10050, और इसमें से मैं 6300 लेस कर देता हूँ तो 3750 का आंसर आ रहा है, प्लस में आ रहा है। जो आंसर प्लस में आएगा यकीनन हमने पढ़ा था वो फेवरेबल बैलेंस है, और फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का कैश बुक का डेबिट। डेबिट। डेबिट, यहाँ कैश बुक लिखेंगे ना, ऊपर बैंक स्टेटमेंट है, नीचे कैश बुक, और यहाँ डेबिट बैलेंस। ठीक है जी। अब देख सकते हो ये बैलेंस और ये बैलेंस अगेन आपस से इक्वल आ चुका है। ठीक हो गया इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? ओके सर ये अगर समझ आने बैलेंस की इक्वल ना आए तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत होगा। अच्छा अब ये बड़ा आपने जबरदस्त क्वेश्चन किया है। वैसे ये याद रखिएगा कि ऑब्वियसली ये अगर टैली नहीं हो रहा तो ये गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। लेकिन 2015 16 में एक पेपर आया था जिसमें आई थिंक छोटा सा फर्क था, यानी ये दोनों टैली नहीं करते थे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो अनडिस्क्लोज डिफरेंस में डाल के हम उसको टैली कर देते हैं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक जितना हमने पढ़ा ये टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हो रहा तो हमने कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ अगर टैली हो भी जाए फिर भी ये मतलब नहीं है कि ठीक है। रीजन कि आपने अगर एडजस्टेबल आइटम में यहाँ लिख दूँ और नॉन एडजस्टेबल यहाँ लिख दूँ एक आदि, तो तब भी ये टैली कर देगा, और ट्रीटमेंट सही लिया हो, डेबिट क्रेडिट सही लिया हो, तो ये टैली कर जाएगी। लेकिन वो गलत कंसिडर होगा, उसमें वो वाली ट्रांजेक्शन गलत होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ कहना कि ये दोनों इक्वल हैं तो ये ठीक है, तो ये भी किसी हद तक बात ठीक नहीं रहेगी। इसलिए केयरफुली करना है, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल को सेपरेट करना ज़रूरी है। मैं एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल का जो वर्ड आपको समझाने के लिए यूज करता हूँ, ये सिर्फ इसलिए करता हूँ कि एडजस्टेबल वो है जो कैश बुक में जानी है, नॉन एडजस्टेबल वो है जो पीआरएस में जानी है। और टेक्निकली भी देखें तो एडजस्टेबल का मतलब होता है जिसको मैंने बुक्स में एडजस्ट करना है। ये हमारी बुक है तो इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ। ये बैंक की बुक है, यानी बैंक वालों ने मेंटेन की, ये बैंक वालों ने काम करना है, इसलिए हम इसको नॉन एडजस्टेबल कहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर बात सुने। जी जी सर ये जो उनका रॉन्गली उन्होंने हमारे अकाउंट में से वो डेबिट कर, ये पिछले ट्रांजैक्शन पे आइएगा सर एक मिनट। जी जी मैं आ गया हूँ, देखिएगा। हाँ सर, ये जॉन भाई असलम वाला सर, अभी हमने सर जो डेबिट किया सर, हम डबल अमाउंट से नहीं करेंगे? नहीं, डबल तो तब करेंगे ना जब हमने एक अमाउंट जो है वो लिखनी थी डेबिट साइड पे, हमने लिख दी क्रेडिट साइड पे, या क्रेडिट साइड पे लिखनी थी हमने डेबिट साइड पे लिख दी, तब डबल होती है ना। ये हुआ ये है, ये अमाउंट हमारे अकाउंट में आनी ही नहीं चाहिए थी, ये हमारी है ही नहीं अमाउंट और हमारे अकाउंट में आ रही है, तो फिर रिवर्स करेंगे ना सिर्फ। ठीक हो गया? जी ठीक सर। ओके। अच्छा अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन को। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जो है वो लेंथी होते जाएंगे। As at 30th December 2015, NN Post bank statement showed a balance of 50,340. ठीक है जी। अब यहाँ जो बैलेंस आ रहा है 50,340, तो पहले तो आप मुझे अब ये बताइएगा ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल, सॉरी वो फेवरेबल है एडवर्स? फेवरेबल है। फेवरेबल है, बिकॉज नथिंग इज मेंशन।
अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी तक देखें, इससे आगे फॉलोइंग पॉइंट्स वर आइडेंटिफाई टू कैलकुलेट द अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, यानी इसमें कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ। यहाँ पर अब आप टैली नहीं करोगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, ये मैं दोबारा यहाँ आता हूँ। देखो ये इस तरह है क्वेश्चन कि आपको ये वाला बैलेंस गिवन नहीं है, ये मिसिंग है, और ये बैलेंस गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में चूंकि मैंने ये वाला बैलेंस निकालना है, तो मैं पहले बीआरएस बनाऊंगा, बीआरएस से रिवाइज कैश बुक का बैलेंस निकालूंगा, फिर रिवाइज कैश बुक में सारी ट्रांजैक्शन करूंगा और क्लोजिंग बैलेंस ये वाला उठाऊंगा और ऑटोमेटिकली रिवर्स जाते हुए ओपनिंग बैलेंस निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसमें एक बैलेंस मिसिंग है और एक बैलेंस जो है वो आपका गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि चूंकि इसमें टैली तो होना नहीं होता, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो आंसर होता है कि अगर कोई मिस्टेक होगी तो बैलेंस गलत होगा। इसमें कम से कम ये पता लग जाता है कि ये अमाउंट इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिस्की होते हैं, बड़ा केयरफुली करना होता है। तो अगेन एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल की डिस्कशन हम जारी रखेंगे इस क्वेश्चन में भी। तो पहले बताइएगा, चेक्स ऑफ ₹73,500 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर but checks of ₹65,500 were presented into the bank for payment. अच्छा, इसमें आपने पहले तो ये बताइएगा कि ये एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, और कौन से चेक्स हैं मुबशर? सर ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ठीक है, और कितनी अमाउंट लेनी चाहिए अनप्रेजेंटेड की? 8,000। वेरी गुड। देखो अब गौर से देखिएगा, ये अब हमें वर्डिंग इस तरह दे रहा है कि चेक्स ऑफ ₹73,500 जो है वर इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, ये आपने दिसंबर के मंथ में इशू किए हैं। बट चेक ऑफ 6500 वर प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट हो चुके हैं, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो अनप्रेजेंटेड है। तो वो कैसे निकलेंगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 8,000 मेरे अनप्रेजेंटेड चेक्स होंगे, और ये नॉन एडजस्टेबल है, इसको रेड कलर में बना। ओके, उसके बाद चेक ऑफ ₹2,000 was time barred and included in the above unpresented checks, यानी ये 2000 का एक चेक ऐसा है जो टाइम बार हो चुका है। मैंने कल भी आपको बताया था एक्सपायर्ड चेक, ऐसा चेक जो टाइम बार हो चुका है, यानी उसको 6 मंथ पूरे हो चुके हैं, अब ये कैश नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसको क्या करना चाहिए जी हमजा, एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल? नॉन एडजस्टेबल। अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये टाइम बार चेक हो गया, कल भी मैंने आपको बताया था, जो चेक टाइम बार हो जाएगा वो अब कैश नहीं हो सकता, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब रिवर्स करूंगा तो किस में करूंगा, कैश बुक में, तो ये एडजस्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी बात को मैं एक्नॉलेज भी करूंगा, क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है कि ये चेक ऊपर अनप्रेजेंटेड में शामिल है, तो उसमें से भी माइनस करना है, क्योंकि ये अब अनप्रेजेंटेड नहीं रहेगा। तो इसके इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आएंगे। ये नॉन एडजस्टेबल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि ये अनप्रेजेंटेड चेक में से माइनस करनी है, लेकिन ट्रांजैक्शन ये एडजस्टेबल है। ठीक है जी, तो इतना हिस्सा मैं हाईलाइट करूंगा, ये वाला इसको रेड कलर कर देते हैं कि ये इससे लिंक करता है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, चेक ऑफ ₹14,100 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक but still not credited by bank. मुकद्दस, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, और अनक्रेडिटेड चेक्स जो होते हैं ये हमारे नॉन एडजस्टेबल हैं, यानी बीआरएस से रिलेट करेंगे। Then cash payment of 2,500 was wrongly entered in bank book. Cash payment of ₹2,500 was wrongly entered in bank book. समन बताइएगा कि ये क्या आएगा? सर ये नॉन एडजस्टेबल है। ये एडजस्टेबल है। अगर आप देखें ना, कैश पेमेंट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक बुक, बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो बैंक बुक हमारी बुक में मिस्टेक हुई है, तो ये हमारा एडजस्टेबल होगा। इसी तरह आगे देखिएगा, receipt of ₹4,000
was shown on the credit side of bank book. ये भी 4000 की रिसीट है, आपने बैंक बुक की क्रेडिट साइड पे लिख दी। समीर अली बताइएगा कि ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल? एडजस्टेबल है सर। जी बिल्कुल ठीक है, ये भी ये एडजस्टेबल है, वेरी गुड। अच्छा, चेक ऑफ 9900 रिलेटिंग टू द कंपनी सेक्रेटरी पर्सनल अकाउंट वाज रॉन्गली डिपॉजिटेड इनटू द कंपनीज अकाउंट। यानी एक चेक था पर्सनल सेक्रेटरी का पर्सनल चेक था, ठीक है, वो गलती से आपने कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिया। शानूर ये क्या लेंगे, एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल? एडजस्टेबल है, ये बैंक एरर है। जी ये नॉन एडजस्टेबल है, ये बैंक एरर है। ओके अच्छा, अब ये जो ट्रांजैक्शन है दिस वन, इसको मैं फर्दर कल एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी टाइम कम है, लेकिन ये आप इसको किसी में भी ले सकते हो क्योंकि एग्जामिनर ने 2 पास पेपर में ऐसे 2 ट्रांजैक्शन को, एक में एडजस्टेबल लिया, एक में नॉन एडजस्टेबल। कल रीजन डिस्कस करेंगे, आप जहां मर्जी ले लो, ये हो जाएगा क्वेश्चन। इन द कंपनी, अब मेरे पास टाइम कम है, जरा मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज जरा देखते जाइएगा। In the company's bank book, check number 7001 was recorded less by 2000. कंपनी की बुक में एक चेक नंबर दिस कम लिखा गया, ये एडजस्टेबल है, ठीक है, ये बैंक बुक में कम लिखा गया। Telegraphic remittance of 10,000 was not recorded in company's cash book. ये कंपनी की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये भी एडजस्टेबल होगा। डिमांड ड्राफ्ट इशूड फॉर 7560 टू सप्लायर, डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाता है पेमेंट के लिए, ठीक है। 7560 इशू टू सप्लायर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, वेरी क्लियर, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये भी मेरा एडजस्टेबल होगा, कैश बुक में आएगा। डेबिट एडवाइसेस इशूड बाय बैंक रिलेटिंग टू बैंक चार्जेस एंड डायरेक्ट डेबिट ऑफ 3350 वर रिसीव्ड आफ्टर 30th December 2015। देखो 30 दिसंबर की आप रिकंसिलिएशन कर रहे हो और ये एडवाइसेस 30 दिसंबर के बाद आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपने इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी मेरी एडजस्टेबल है। तो नॉन एडजस्टेबल पहली 3 थी, बाकी सारी की सारी हमारी एडजस्टेबल आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, डजंट मैटर कि ठीक होता है या नहीं होता, क्योंकि इसका तो आंसर टैली नहीं होना, आपने आंसर निकालना है, तो अपना आंसर कैलकुलेट कीजिएगा। जी जी सर एक दफा बता दें क्वेश्चन करना कैसे था, वो शुरू में आपने बताया। क्वेश्चन करना कैसे, ओके देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप पहले बनाओगे बीआरएस, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लोगे, इसमें नॉन एडजस्टेबल आइटम प्लस माइनस करोगे, वो 2 आइटम है, वैसे तीसरे तो एडजस्टमेंट है ना, वो प्लस माइनस करके मेरे पास बैलेंस आ जाएगा एज पर कैश बुक, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं रिवाइज्ड कैश बुक शो बनाऊंगा, अब मैंने ओपनिंग बैलेंस के लिए एक लाइन छोड़ देनी है, मुझे नहीं पता कि ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा इस साइड पे, जितनी एडजस्टेबल ट्रांजैक्शन है कुछ डेबिट होंगी कुछ क्रेडिट, और ये जो बैलेंस आपने निकाला है ये वाला वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर देखना है अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर चला जाएगा। अब आप इसको रिवर्स करके ये वाला बैलेंस निकाल, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ आंसर आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करना उसी स्टाइल में, आपने स्टाइल नहीं चेंज किया, मैं एक ही मेथड रखा करता हूँ उसी से करता है आप, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसको पहले बीआरएस बनानी पड़ेगी, जो बैलेंस गिवन है उसको लेके चलो, ठीक है। तो इसको लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, बाकी कल इंशाल्लाह करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो